हेलो एवरीवन। आज की जो लेक्चर है वो पूरी क्लास प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होगी। ऐसे वो सारे स्टूडेंट्स जो 12th क्लास में पढ़ते हो और जो CUET की प्रिपरेशन के लिए यानी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसका इस लेक्चर से उसको बेनिफिट होगी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो अक्सर बच्चों में, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें एक डर समाया रहता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत टफ है, बहुत दिक्कत होती है, उसमें कैसे क्वेश्चन बनेगी। यानी उसमें एक डर बना अक्सर रहता है सारे स्टूडेंट्स में, लगभग कुछ स्टूडेंट को छोड़कर। तो आज मेरी जो लेक्चर्स होगी वो कोशिश करूंगा मैं कि लगभग लेक्चर्स में सारी पॉइंट्स कवर अप हो जाए। एक लेक्चर और बनानी पड़ेगी क्योंकि बेस थ्योरम की लेक्चर्स मैं अलग बनाऊंगा। बाकी सारी चीजें प्रोबेबिलिटी के अंदर बेसिक से लेकर के जो पॉइंट इसमें बेसिक होते हैं उस लेक्चर को भी मैं समझाऊंगा आपको। और जो क्वेश्चन आपको मैं अभी दिखाई दे रहा साहब, सब बच्चे यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई दे रही है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि हर MCQ बेस्ड क्वेश्चन को 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, क्योंकि उसी क्वेश्चंस को MCQ में रखी जाती है, उसी क्वेश्चन में 2 मार्क्स में रखी जा सकती है। तो क्वेश्चन को मेन मोटो होता है हमारा समझना, क्वेश्चन बनाते कैसे, उसको MCQ में रखा जाए या सब्जेक्टिव टाइप से बनाया जाए, उसको नहीं ये देखनी है कि ये ऑब्जेक्टिव सवाल था, ऑप्शन बेस्ड वाला था, ये सब्जेक्टिव है, ये बड़े होंगे। हाँ, बेशक कुछ सवाल बड़े होंगे जो MCQ पर नहीं होंगे, यहाँ पर एकदम छोटे वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो CUET प्रिपरेशन जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिसकी ड्रीम है ड्रीम कॉलेज यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए तैयार है बच्चे कि कैसे हमारी एडमिशन मिल जाए, क्योंकि एंट्रेंस के द्वारा आप एडमिशन आप ले सकते हैं वहां। तो यहाँ पर ये लेक्चर आपको बिल्कुल 100% आपको बेनिफिट होगी उसमें। आइए मैं थोड़ा बेसिक लेक्चर से शुरू करता हूं मैं अपनी क्लास को, जहां पर प्रोबेबिलिटी के बारे में जानकारी कुछ दे दूं। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी एक ऐसी स्टडी जहां पर अनसर्टेन हो, एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जहां पर एक्सपेरिमेंट तो करोगे आप, लेकिन जो आपकी जो वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम्स आएगा, उसकी सर्टेंसी नहीं होगी। यानी आएगा पक्का कुछ, लेकिन उसकी सर्टेन नहीं है। उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसे कहते हैं हम क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक ऐसी पढ़ाई जिसमें कोई सर्टेंसी नहीं हो, फिक्स नहीं हो। आपको एक अंदाजा लगाना होगा, परसेंटेज बतानी होगी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके मार्क्स लाने की, या वेदर कंडीशन की, या उस क्वेश्चन के बेस्ड पर उसके सवाल का आंसर लाना होगा कि क्वेश्चन दे रखा होगा। जैसे कॉइन को टॉस करना, डाइस को फेंकना, रोल करना कह सकते हो आप। यहाँ पर बॉल को निकालना, कार्ड को निकालना, ये सारी बातें प्रोबेबिलिटी के अंदर आती है। लेकिन इसके अलावा भी जनरल क्वेश्चन, जो जनरल लाइफ के क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं। प्रोबेबिलिटी ओके। आइए सबसे पहले जो पॉइंट आते हैं वो कहलाता है सैंपल स्पेस। बच्चे, सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस है क्या, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे 2 कॉइन को टॉस करते हो आप, ठीक है, तो रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी।
दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, और इसके कुछ एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट आए हैं, एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आए हैं उसको अगर निकाल लो, जैसे हेड आने की, हेड आने की, 2 हेड आया, हेड टेल, टेल हेड, ऐसे 3 जगह हेड दिखाई दे रही। हेड दिखाई देने के लिए कह रहा क्वेश्चन, ये बच्चे कहलाते इवेंट। 2 हेड का आना इवेंट है, 2 टेल का आना इवेंट है, 1 हेड का आना इवेंट है, 1 टेल का आना भी इवेंट ही होगा। सैंपल स्पेस समझ में आ गया होगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इवेंट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। यानी ई से डिनोट करोगे और आप सबसेट ऐसे नोट कर सकते हो, इस तरह से आप लिख सकते हो, या कभी कभी आप ई को आप लेस देन इक्वल टू एस भी लिख सकते हो। यानी इवेंट की संख्या हमेशा सैंपल स्पेस से छोटी होगी, नहीं तो सैंपल स्पेस के बराबर होगी। समझ आया? आइए, 2 पॉइंट, एक तो हमने सैंपल स्पेस बताया, दूसरी पॉइंट क्या बताया, इवेंट, जिसको हम ई से डिनोट करेंगे। ई इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट इसके बाद पॉइंट नंबर 3, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसे इवेंट को कहते हैं जहां पर 2 घटनाएं हो, 2 अलग अलग इवेंट हो, या 3 अलग अलग इवेंट हो, लेकिन उसकी उस तीनों में या उस दोनों में कोई कॉमन नहीं हो। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होनी चाहिए, या 3 अगर इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगी बच्चे, 0 होगी। अगर मैं 2 सेट की बात करता हूं तो दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई होगा सेट की भाषा में, लेकिन प्रोबेबिलिटी की भाषा में जब इसकी बात करते हैं हम, तो ये 0, ये 0, बट सेट की भाषा में फाई होनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी फाई ही होनी चाहिए, नल सेट होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशंस याद रखनी होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0, जब दोनों में कोई कॉमन नहीं है। जैसे ए इवेंट आपने टॉस करा और टॉस किया तो उसमें मान लो डाइस को टॉस किया तो उसमें 1 3 5 आया। दूसरी बार जब अब किसी बच्चे को कहा कि आप थ्रो करो डाइस को, तो आपके पास रिजल्ट क्या है, 1 नहीं 2 4 और 6, कॉमन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कॉमन ना हो। चौथी पॉइंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट जब भी होगी तो क्या करना आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमेशा याद रखना 1 होगी, या 3 इवेंट है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1, ऐसी कंडीशंस में 1 आएगी। अगर आप सेट की भाषा में बात करते हैं हिंदी, तो आपका यूनिवर्सल सेट मिलेगा,
ए यूनियन बी यूनियन सी की भाषा बोलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में पूरा, जैसे आप दो बंदे मिलकर के क्वेश्चंस मैंने दिया आपको बनाने के लिए मान लो, और दोनों ने मिलकर के 50 क्वेश्चंस को किसी तरह सॉल्व कर दिए, यानी आपसे मान लो 45 ने बना तो आपके फ्रेंड से बन गए, ठीक है, आपके फ्रेंड से मान लो 39 ने बना तो आपसे बन गया, यानी हर क्वेश्चन को कहीं ना कहीं मिला करके आपने दोनों मिलकर सॉल्व कर लिया। बहुत सारे क्वेश्चन तो कॉमन भी बनाए होंगे आप दोनों मिलके, बट एग्जॉस्टिव का मतलब है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उस पेपर में जो आपसे या आपसे नहीं बना हो, इन सब बना हो। एग्जॉस्टिव का मतलब यानी यूनियन की प्रोबेबिलिटी सॉरी जीरो नहीं 1 होनी चाहिए। तीसरा, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इक्वली लैकली इवेंट्स, सॉरी 5वें पॉइंट की बात करते हैं, इक्वली लैकली इवेंट्स। इक्वली लैकली के नाम से ही पता चलता होगा आपको कि इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी, अलग अलग इवेंट हो बट उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो आएगी वो सेम होनी चाहिए, तो इक्वली लैकली इवेंट होगी। जैसे मान लो कि आपने क्वेश्चन बना रहे हैं आप, 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उसमें से आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की हुई 25/50 यानी हाफ। दूसरे स्टूडेंट ने एक कॉइन को टॉस किया और हेड, एक ही कॉइन को टॉस किया उसने, एक हेड, हेड दिखाई देने की प्रोबेबिलिटी हाफ, चूंकि 2 ही बार होती है, तो अलग अलग इवेंट है बट उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम है, तो उस कंडीशंस में यहां पर हम इसे क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे बच्चे, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें समझ आई होगी आपको। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ पॉइंट्स आप पढ़ लें। अब आप देखें आगे, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, पॉइंट नंबर 1, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब आप निकालते हो तो उस इवेंट की संख्या काउंट करते हो, और जो इवेंट की संख्या काउंट कर रहे हैं तो उसमें टोटल इवेंट्स कितने हो, सैंपल स्पेस कहलाएगी। दूसरी पॉइंट, किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, अगर ऐसा हुआ, मतलब इफ लिख सकते हैं आप, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है, कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू 0 आती है, तो इसे क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स। चौथी पॉइंट, अगर ऐसा हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू 1 आता है, तो ऐसे कंडीशंस में हम इसे कहते हैं श्योर इवेंट्स बच्चे, श्योर इवेंट। पांचवी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ई बार, इसे हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश से भी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखने के बाद यहां पर आप सी लिख देंगे, अलग कलर से भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको क्लियर पता चल जाए, ये बार है, डैश है, और ये बार है। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, समझ जाओगे, प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं सर, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1, याद रखें, हमेशा 1। इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी
odds इन फेवर भी कहते हैं इसे, और इसे हम क्या कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ odds अगेंस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, सवाल ने आपसे कहा कि आप क्लास में 10 बच्चे बैठे हो और सवाल कह रहा है कि 10 बच्चे में से 2 बच्चे फेल कर गए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो क्वेश्चन ने कहा फेल होने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मानी जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर मानी जाएगी, ऑड्स इन फेवर मानी जाएगा। यानी क्वेश्चन जो डिमांड करता है, तो समझ लीजिए आप, वो प्रोबेबिलिटी ऑड्स इन फेवर है। ऐसा नहीं है कि पास करने वाले बच्चे को ही और प्रोबेबिलिटी ऑड्स इन फेवर कहा जाएगा। या क्वेश्चन जब बना रहे हो आप, तो आपसे जितने क्वेश्चन बन गए हैं और जितने नहीं बने हैं, जो बन गए उसी को फेवर कहेंगे, ऐसा नहीं है। सवाल को देखना होगा कि आपके क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चंस आप नहीं बना पाए हो 100 क्वेश्चंस में, 50 क्वेश्चन में, वही ऑड्स इन फेवर कहलाएगी। बातें आपको समझ आ गई होगी आप तो। और ऑड्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑड्स अगेंस्ट में, यानी जो फेवर है और एक ऑड्स अगेंस्ट होगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ के जब निकालेंगे, तो किसी भी चैप्टर में जब हम प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं, चाहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम पढ़ते हैं इसको, चाहे हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसे पढ़ते हैं, चाहे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ते हैं, तो सारी जगह हम प्रोबेबिलिटी इन फेवर और अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को जोड़ा जाएगा, तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 3 इवेंट हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हो, तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम इस तरह से 3 बार इंटरसेक्शन की माइनस पेयर में ए बी के साथ, बी और सी के साथ, ए और सी के साथ, और एक बार तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी की इंटरसेक्शन की प्लस। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी निकालना हो कभी भी, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली। तो बेटा ये फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी घटा लेना। जैसे यहां देखोगे, ये वेन डायग्राम है, ठीक है। अब इस वेन डायग्राम में ये ए की इवेंट की शो कर रहा, ये बी के इवेंट को शो कर रहा, ये जो बीच वाला पार्ट है ये इंटरसेक्शन को शो कर रहा है, यानी कॉमन है दोनों का पार्ट। अगर आप सवाल को ध्यान से देखते हैं, ओनली ए निकाली है, तो जाहिर सी बात है कि ओनली ए में जो बी का पार्ट है, यानी कॉमन जो पार्ट है, उसे घटा देनी होगी। तो ए माइनस बी निकल जाएगा, या ए इंटरसेक्शन बी डैश निकल जाएगी। लैंग्वेज में इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, तो बी माइनस ए भी निकाल सकते हो,
बी इंटरसेक्शन ए डैश, और क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो एक अलग से एक फॉर्मूले आपके चार्ट बन जाएंगे, फॉर्मूला का एक लिस्ट बन जाएगा आपको एक पेज में, या इसमें लगातार पे सारी फॉर्मूले को मैं एक ही जगह आपको बता देता हूं, ताकि आपको ढूंढना न पड़े कभी, इसकी आपको देखना पड़े कि हमारे फॉर्मूले सारे कहाँ एक जगह है। तो मैं एक ही जगह पहले पढ़ा देता हूं मैं क्या क्या आपको मिलने वाली है आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के अंदर। ये बातें समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कभी मिले आपको, तो इसे हम कहते हैं क्या लैंग्वेज में, नाइदर ए नॉर बी पढ़ते हैं इसे। बट इसे आप इसको दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं, आप जब दोनों डैश को आप ब्रैकेट से बाहर ले जाओगे, ब्रैकेट से बाहर ले जाओगे तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगी, और दोनों जो डैश है वो बाहर निकल आएगा। अगर आपके पास यहाँ पर ए डैश यूनियन बी डैश हो और डैश को बाहर ले जाना चाहेंगे तो कन्वर्ट होकर इंटरसेक्शन हो जाएगा। यानी ठीक उल्टा, अगर ये इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन, अगर ये यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन, और बेटा 1 माइनस इसे आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जगह पर अभी जस्ट आपने पढ़ा है इस फॉर्मूले को आप रख सकते हो ये, ठीक है। ना ही ए और ना ही बी जब भी लिखा हो तो अब भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी को हम कहते हैं ए एंड बी, या भाषा लिखते हैं हम लोग क्या, बोथ ए एंड बी, ये लिखते हैं। या साइमल्टेनियस शब्द आ जाए तब भी इंटरसेक्शन लगाओगे आप, साइमल्टेनियसली। ए यूनियन बी लिखा हो तो इसे आप ए और बी लिख सकते हो, ए प्लस बी लिख सकते हैं आप, भाषा में ए और बी लिखा, एटलीस्ट वन ऑफ दी भी लिखा हो तब भी ए यूनियन बी लगा सकते हैं। अगर 3 इवेंट है तो ए यूनियन बी यूनियन सी लगा सकते हैं आप, एटलीस्ट शब्द में। क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते हैं तो वहां पर लैंग्वेज का ही वजह से क्वेश्चन नहीं समझ में आता आपको, लैंग्वेज ही ऐसी होती है लिखी हुई, आपको टफ लैंग्वेज होता है जहाँ पर बच्चे पढ़ते पढ़ते आधी बातें समझ में नहीं आती है। तो टर्मिनोलॉजी का जो इस्तेमाल वहां पर प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है, साइमल्टेनियसली हो, एंड लिखा हो, और लिखा हो, एटलीस्ट लिखा हो, या कभी कभी ऐसा लिखा हो कि 10 क्वेश्चन ने 3 बच्चों ने क्वेश्चन या 4 बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की परसेंटेज सबकी अलग अलग होगी, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया का मतलब क्या हुआ, या ना एटलीस्ट लिखा है ना यूनियन लिखा है, तो जब भी क्वेश्चन लिखा है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना तो वहां भी यूनियन लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स में। अब हमारे दिमाग में जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो वहां पर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट की बात आती है अक्सर।
इंडिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट लिखा हुआ, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये सर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, सारे क्वेश्चन जितने भी बने होते हैं आपके, क्वेश्चन जो दिए होते हैं प्रोबेबिलिटी में, बॉल को निकालना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, कार्ड को निकालना, सारे चीज इंडिपेंडेंट मानी जाती है। अगर उसी क्वेश्चंस में, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए इंडिपेंडेंट, उसमें कंडीशन लगा दी जाए तो डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसीलिए डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जब इंडिपेंडेंट की बात हो लिखा हुआ क्वेश्चन में, तब तो समझेंगे ही इंडिपेंडेंट है। नहीं भी लिखा है तो इंडिपेंडेंट मानी जाती है। उस कंडीशन में इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर 3 इवेंट हो, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं कि इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, तो आप इसे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मानते हुए आप इसमें मल्टीप्लाई कर देना है आपको। अगर आपके पास ऐसा लिखा हो ए बी डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आप लिखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस वाली इंडिपेंडेंट मिल जाएगी आपको। बट जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बारी आती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी हो जब बी ऑलरेडी हैपेंड है, उसी के अंदर घटना घट चुकी है। यानी आप जब क्वेश्चन बना रहे हो, तो आपने कुछ क्वेश्चन बना लिया है, उसके बाद की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बाकी इतना बन चुका है, तो अब कौन कौन से नंबर वाले हमसे बने हैं। 1 से 20 तक आपको ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है, अकर्ड हो चुका है। तो बाकी 30 क्वेश्चंस, यानी टोटल 50 क्वेश्चन थे, और 1 से 20 तक आपने बना लिया है, तो बाकी 30 क्वेश्चन में कौन कौन से बने होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है। अगर आप बायोलॉजी में पास हो, तो मैथ में पास हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिजिक्स में पास हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी ऑलरेडी हैपेंड है, ऑलरेडी अकर्ड है। तो इसके लिए फॉर्मूले क्या होंगे? ए इंटरसेक्शन सी, हमेशा याद रखना। जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो, तो यहाँ पर डिवीजन होगी, यानी ए अपॉन बी की बात होगी। और ए अपॉन बी की जब बात होगी, एक मिनट, और अपॉन में जो है वो डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे आप बी। जैसे मान लो आपको अब लिख रहा हूं मैं बी अपॉन ए, मान लो, तो आप यहाँ पर ए और बी के बीच में कॉमन ही लिखोगे, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखोगे। ये दूसरी, ये तीसरी। अगर मान लो ए अपॉन बी डैश है, तो यहाँ पर आप ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अभी जस्ट पढ़ा था आपने। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। चौथा, अगर आप ए डैश अपॉन बी डैश लिखना चाहो, तो तब भी बना सकते हो आप फॉर्मूले। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट दोनों की, नाइदर ए नॉर बी। बी डैश लिखोगे, अब दोनों की डैश है, तो हमने पढ़ाया था अभी जस्ट इसको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। डायरेक्ट लिखा हूं मैं, एक स्टेप आगे लिख दिया हूं मैं थोड़ा सा।
आप ऊपर अपने फॉर्मूले में जाके देखोगे तो इसके बारे में हमने समझाया है आपको ऊपर कि ये आखिर रिजल्ट कैसे आता है। ये जैसा कि आपको पता है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन बी का डैश बराबर 1 होगा। तो काफी इजी वे में हर बात को जब समझिएगा तो आपको क्वेश्चन पहचानने में आसानी होगी और क्वेश्चन बनाने में भी बहुत आसानी होगी और क्वेश्चन क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। ठीक है। ये सारे पॉइंट की कलेक्शंस में जो फॉर्मूले होते हैं इंडिपेंडेंट की, जो कंडीशनल की, जो टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की, ये सारी एक जगह मैं लिख दे रहा हूं। अब एक आता है इसमें लास्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर सवाल अगर आ जाता है कभी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं उसे। ओके। तो इस तरह का टेबल बना होता है वहां पर, कभी कभी आप क्वेश्चन में जब जाएंगे तो आपको इस तरह का टेबल बना होगा। ये ऑब्जर्वेशन से और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। जैसे ये ऑब्जर्वेशन x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, x4 हो सकता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंगली p1, p2, p3, p4। ऑब्जर्वेशंस क्या है? आप दो कॉइन को टॉस करते हो, टॉस करने पर जैसे जमीन पर गिरता है दोनों कॉइन, तो आप देखते हो कि दोनों पर हेड आने का चांसेस है, दोनों पर टेल आने का चांस है। पहली बार ही आपने टॉस किया, जैसे ही गिरा तो कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा। भाई दोनों पर हेड हो सकता है, हाँ नहीं आया होगा तो हो सकता है दोनों पर टेल हो, या पहले पर हेड हो दूसरे पर टेल हो, या पहले पर टेल हो और दूसरे पर हेड हो। ऐसा हम सोच सकते हैं। जो हम ऐसा सोचते हैं अपने माइंड में, वही टोटल इवेंट कहलाती है, और टोटल इवेंट को ही हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो x1 क्या है इसमें? सवाल ये कहेगा कि प्रोबेबिलिटी की हेड की डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए जब आप कॉइन टॉस कर रहे हो। 10 स्टूडेंट ने CUET का पेपर दिया और उसमें दो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेल होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालने क्या होगी, सिर्फ दो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो हो सकता है सारा फेल हो जाए, 0। सारा फेल में 10, यानी x1 की वैल्यू 10 भी हो सकती है, और सारा फेल नहीं हुआ सारा पास हुआ, एक भी फेल नहीं हुआ, फेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो x1 0 भी हो सकती है। एक भी फेल नहीं हुआ, एक फेल हुआ, बच्चे दो फेल हुए, 10 में से 3 फेल हुए, इस तरह से लिख सकते हो आप। तो x1, x2, x3 जो ऑब्जर्वेशन है वो 0 भी हो सकता है। अगर कंपनी को लॉस होता है तो हाँ नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन जो x है आइदर पॉजिटिव हो सकती है, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, या नेगेटिव हो सकता है, या 0 हो सकता है। लेकिन उसके सामने की जो प्रोबेबिलिटी है ये सब, ये कभी 0 नहीं होगी और कभी नेगेटिव नहीं होगी। 0 तो हो भी सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होगी। इसमें पहली पॉइंट आ रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू। अक्सर आपको मिलेगा क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू।
या कभी कभी ये देखोगे अपने पेपर में तो लिखा होगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है? पहली ऑब्जर्वेशन, पहली प्रोबेबिलिटी, दूसरी ऑब्जर्वेशन, दूसरी प्रोबेबिलिटी, तीसरी ऑब्जर्वेशन, तीसरी प्रोबेबिलिटी, और जहां तक ये टेबल बना हुआ सबको ऐड कर देंगे तो ये मीन निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी की। एक्सपेक्टेड वैल्यू को एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, एक्स बार से भी डिनोट कर सकते हैं और ई एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, और कभी कभी आप बुक में देखेंगे म्यू से डिनोट करेगा ये। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ और नहीं है, उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट की गई हर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी, वो मीन है, एवरेज वैल्यू है वो उस ऑब्जर्वेशन के लिए। अब आता है वेरिएंस। इससे डिनोट कर सकते हैं, Vx लिख सकते हैं। लेकिन जब कभी कभी प्रोबेबिलिटी चैप्टर किसी दूसरी बुक में आप पढ़ोगे तो इसे ऐसे भी डिनोट कर रखा है उन्होंने, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ऐसे मीन सॉरी। ये वेरिएंस क्या है? हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर और उसके corresponding प्रोबेबिलिटी, x2 का स्क्वायर इंटू p2, x3 का स्क्वायर इंटू p3, इस सारी प्रोबेबिलिटी जोड़ दी जाएगी और माइनस जो मीन आप लाए हो उसका स्क्वायर, जो मीन लाए हो उसका स्क्वायर आप करोगे। ओके, उसका स्क्वायर आप करोगे यहां से। ध्यान से देखोगे मेरी बात। वेरिएंस जब निकल जाता है तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो इसे, इस तरह से। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने को कह सकता है, वेरिएंस निकालने को कह सकता है। तो ये एक वन शॉट में सारी थ्योरी प्रोबेबिलिटी को पढ़ा दी गई। बेटा इसमें कभी कभी एनसीआर का भी यूज होगा, कॉम्बिनेशन का। फैक्टोरियल एन ये भी पढ़ाता चलो, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। और फैक्टोरियल 4 लिखा है, 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी जब 4 लिखा है तो 1 से 4 तक इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी होगी। अगर 5 लिखी हुई है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जीरो नहीं लिखनी, जीरो लिखोगे तो जीरो बन जाएगी सारी। नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को फैक्टोरियल कहा जाता है। और आर क्या है सर? एन क्या है सर? आप क्लास में 10 स्टूडेंट हो और उसमें से 2 को ही आप सिलेक्शन करना चाहते हो तो आर 2 हो जाएगा, 3 को सिलेक्शन करना चाहते हो आर 3 हो जाएगा, 10 में से 4 को सिलेक्शन करना चाहते हो लेकिन 10 टोटल है और उसी 10 में से किसकी सिलेक्शन करना चाहते हो तो ये भी डिपेंड करेगी। जैसे कार्ड का सिलेक्शन करना होगा प्रोबेबिलिटी बनाने में, बैग के अंदर से बॉल निकालने की अगर बारी आएगी, 2 बॉल निकालना हो, 3 बॉल निकालने की बारी है तो एनसीआर के फॉर्मूले से बनाओगे, क्वेश्चन बनाओगे। तो ये वन शॉट जो है यहाँ पर सारी थ्योरी आपको प्रोबेबिलिटी की बता दी गई है इस लेक्चर में। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और कम से कम इतने मेहनत करने के लिए एक टीचर को मोटिवेशन लाने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में, जो बच्चों के बीच में अपने फ्रेंड है, अपने जूनियर्स को शेयर कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब बटन को आप दबाएंगे, हमें उसके लिए तो बेनिफिटेड ज़्यादा होगा कि हम मोटिवेट हो जाएंगे, बच्चों को पसंद आ रही है मेरी वीडियो। और आगे भी मैं कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस मैथमेटिकल में अपने
यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं ताकि आप बेनिफिट ले सकें, उससे बेनिफिटेड हो सकें आप उससे। तो आज की लेक्चर्स में मैंने वन शॉट वीडियो आपकी थ्योरी की बता दी हमने। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चंस को जो शेयर कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन कैसे बनाए गए। टू डाइस आर थ्रोन, if it is known that the sum of the numbers on the dice, two dice are thrown, if it is known that the sum of the numbers on the dice was less than 6, आपको पता है कि दो डाइस को फेंकने पर टोटल आउटकम्स क्या आएंगे। 6 की पावर n फॉर्मूला होता है इसके लिए, मतलब n नंबर ऑफ डाइस है, आप दो डाइस 36 आएगी। और स्पष्ट है कि दो डाइस जब फेंकोगे आप तो 1 1 आएगा, दोनों का सम 2, 1 2 आएगा, दोनों डिजिट का सम 3, 1 3 आएंगे, दोनों का सम 4, जो 4 आ रहा। इसी तरह से क्वेश्चन में कहा आपसे सम जो होना चाहिए दोनों डाइस पर वो 6 से कम होनी चाहिए। आप देख लो 6 से कम है, इसकी सम 2 है, इसकी सम 3 है, इसकी सम 4 है। एक 4 भी ले सकते हो, 6 नहीं लेना है, 6 से कम होनी चाहिए। तो 1 2 को 2 1 भी लिख सकते हो आप, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। 3 1 भी लिख सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी। 4 1 भी लिख सकते हो, ये भी प्रोबेबिलिटी बनेगी, पर पॉसिबिलिटी आएगी 5 की आने। 1 1 दोबारा नहीं लिख सकते हो आप। 6 से कम आने के लिए सम ऑफ द डिजिट 6 से कम लाने के लिए कितनी घटना होगी, 1 2 3 4 5 6 7, अभी और भी आएंगे। 2 2 हो सकता है कि नहीं, 2 3 हो सकते हैं, 3 2 हो सकता है, और पॉसिबिलिटी 3 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 6 आ जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं लग रही मुझे। 4 2 ले नहीं सकते हो आप। तो टोटल ऐसी घटनाएं कितनी हुई, काउंट कर सकते हो आप, 10। ये 10 बार ऐसा हुआ। आगे क्वेश्चन में जाते हैं। यानी एक तरह के ये इस इवेंट के अंदर एक दे रखा है कि टोटल इवेंट तो 36 होते ही हैं, उस 36 में 10 बार ही ऐसा होगा जो दोनों डाइस पर नंबर को जोड़ करके 6 से कम आएंगे। यानी इवेंट तो है, उसमें एक इवेंट ऐसा भी 10 से कम हो और तब प्रोबेबिलिटी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली क्वेश्चन आ गई। निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3। यानी अगर मैं कह दूं ए को सम 3, दोनों डिजिट पर जोड़ने पर सम 3 हो, और बी को जो ऑलरेडी हैपेंड है, कहने का मतलब है कि ये 10, दोनों डिजिट को जोड़ के 10 आया, वो ऑलरेडी हैपेंड है, और उसमें देखना है ये कि दोनों डिजिट का सम 3 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। तो एक बार यहाँ है दोनों डिजिट का सम 3, एक बार यहाँ है, ऐसी 2 बार हुई, और कहीं दोनों डिजिट का सम 3 हो ऐसा 2 ही जगह है। शायद यही क्वेश्चन में लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3, यस। अब आप बताओ ऐसा 2 बार ही हुआ, और टोटल 10 कैंसिल होके 1/5 यानी 1/5 आपके आंसर आ गए। बोलो पहले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया कि नहीं। एमसीक्यू आपको शेयर कर रहा हूँ, क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी है दे रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए, इसको कह सकते हो ए बट नॉट बी। सबसे पहले मैं लिख दूं दिया हुआ क्या क्या, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है इसमें
0.4 कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू इन्होंने दे रखा 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखा 0.5 और निकालने को कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको मैंने ऐसे भी लिख सकते हो आप, बी डैश इंटरसेक्शन, ये एक ही बात है दोनों। बी पर डैश है, चाहे पहले हो चाहे बाद में, और बीच में इंटरसेक्शन है, तो आप इसको लिख सकते हो ए बट नॉट बी। बी नहीं हो लेकिन ए हो, तो इसके लिए फॉर्मूले हमने क्या लिखा, क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पूरे क्वेश्चन में जो गिवन है, हमें वहां गिवन से नहीं पता चल रहा है कि इंटरसेक्शन कहाँ है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, पी ए पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.5, 0.4, 0.3 और ए इंटरसेक्शन बी। इसको इस साइड ले गए, ए इंटरसेक्शन बी जब निकालोगे तो 0.4 और 0.3 दैट इज 0.7 और माइनस 0.5 यानी 0.2। अब बताओ, आपसे फाइन हो जाएगी ये वैल्यू, क्या होगा बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.4 है, इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.2 है, हमारा आंसर 0.2 आ गया। आप देख सकते हैं ऑप्शन में कहीं है ऐसा, अगर ऐसा है तो हम सही हैं। 0.2 है तो डी में, ये 1/5 भी लिख सकते हो आप 0.2 को। 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं, तो 1/5 ही तो हुई, ऑप्शन डी। यानी इसका ऑप्शन डी हो गया, और इसके पहले वाले का आंसर क्या था, 1/5 सी था ये। तो ऐसे धीरे धीरे वेरी इजी टाइप से सारे क्वेश्चंस को हम लेक्चर के थ्रू समझेंगे, तो हमारी सारे क्वेश्चंस पर पकड़ हो जाएगी बच्चे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाना चाहिए। तो सिंपल से हार्ड क्वेश्चन की तरफ भी आप जा सकते हो, तो आपको बिल्कुल आसानी होगी सब कुछ समझने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग। उम्मीद करते हैं कि ये तीसरा क्वेश्चन भी जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बहुत आसानी से आप बना सकते हो। इसे इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है, इसमें ए की वैल्यू दे रखा है और बी बाई ए निकालना है, तो आप ये लिखोगे, इंटरसेक्शन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, यहाँ रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करता हूं मैं। हेलो, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कुछ।
5वां क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, देख लो। ए और बी दो इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू, और ए अपॉन बी की वैल्यू दे रखी है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या दे रखा हो देखता हूँ मैं। ए की वैल्यू हाफ, बी की वैल्यू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/3, और किसकी वैल्यू है? ए अपॉन बी 1/4, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालनी है। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हाफ, बी की वैल्यू 1/3। सर इंटरसेक्शन यहां से ले आओ, कैसे लाओगे? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई बी, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात जब हम करते हैं तो इंटरसेक्शन होता है, ये 1/4 है। बेटा इंटरसेक्शन मुझे मालूम नहीं है, पर बी की वैल्यू तो मालूम है। अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 1/12 आ जाएगा। देख रहे होंगे, 1/4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2, 1/12 होगी। 1 माइनस 1/3 और 1/12, क्या एलसीएम? 12 -6 -4 +1, 6 घटेंगे, 4 घटेंगे 10, 2 1 3, कैंसिल होके 1/4। क्या ऐसा है? बिल्कुल, यहाँ भी सी आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो का आप फायदा उठा सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, और अपने दोस्तों से जो आप 12th में हो या सीयूईटी की प्रिपरेशन करते हो, उससे हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। अभी मैं दूसरी लेक्चर में ये पूरी क्वेश्चंस ही बताऊंगा मैं, चाहे वो बेस थ्योरम की हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस हो, चूंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिल रहे हैं। लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस हो, जो आपको दिक्कत होती है, नेक्स्ट लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। ओके, बाय एवरीवन, आज की लेक्चर से ही रुकता हूँ।